Hello students, good morning and welcome back in online classes conducted by Nirmal PG College and myself Vishekant Gulpadia. Students, yesterday we were talking about the poem Dover Beach, and Dover Beach, this poem is composed by Matthew Arnold. I was telling to you that this poem is a nature poem. This poem is a very interested poem in the world of English literature. And students, you know, yesterday I was also telling to you that Matthew Arnold was a nature poet. Matthew Arnold साहब जो थे ये नेचर पोइट थे, and he expressed the pessimism in this poem. मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसमें पेसिमिज्म को शो किया है. अब yesterday we were talking about the introduction to the poet. पोइट के बारे में मैं तुमको बता रहा था कि आर्नोल्ड वाज बोर्न इन लेलहम में पैदा हुए थे, नियर स्टेनिस के पास, इन 24 दिसंबर 1822. तो ये 24 दिसंबर 1222 को लेलहम स्टेनिस के पास एक जगह है, वहाँ पैदा हुए थे. इनके पापा थॉमस आर्नोल्ड थे, जो रग्बी स्कूल के बहुत ही एक वेल नोन जो है हेडमास्टर हुआ करते थे. तो ऐसे मैं कल आपसे पोइट के इंट्रोडक्शन के बारे में बच्चों बात कर रहा था, लेकिन आज अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पोएम. आज हम आपसे बात करेंगे वो करेंगे पोएम के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि पोएम का क्या परिचय है, पोएम में कवि ने क्या कहा है. ठीक है, पोइट का तो अपन कल कर चुके थे नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चर में, और आज जो है चैप्टर लेक्चर नंबर 2 अपन शुरू करने जा रहे हैं. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1867. तो पहला पॉइंट तो ये है कि दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1867 में ये प्रकाशित हुई थी. कौन सी वाली पोएम? ये डॉवर बीच. दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1867 में ये प्रकाशित हुई. और इसके बाद में अपन बात करें कि इस पोएम में कवि ने क्या कहा. तो इन दिस पोएम पोएट एक्सप्रेस द पेसिमिज्म इन दिस पोएम. तो अपन कह सकते हैं नंबर 2 पे पोएट expressed pessimism. In this poem expressed pessimism. Poet expressed pessimism in this poem. तो इस कविता में कवि किसको एक्सप्रेस करता है बेटा? पेसिमिज्म को. किसको? पेसिमिज्म को. पेसिमिज्म कहते हैं एक निराशावाद को कवि ने जो है यहाँ व्यक्त किया है. निराशा को कवि ने जो है शो किया है इस कविता के माध्यम से. और थर्ड पोएम पर जो बात करें वो है कि दुनिया क्या है. तो उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज. कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है बेटा? मिजरीज हैं, कष्ट हैं. तो वर्ड ऑफ पोइट जो है बात करता है वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? मिजरीज हैं. और आगे अपन जो बात करें तो उन्होंने कहा कि इवन द एक ग्रीक के पोइट हुए थे, यूनान के कवि हुआ करते थे, उनका नाम था सोफोक्लीस. तो उसने कहा इवन द ग्रीक पोइट सोफोक्लीस sang it. नंबर 4 पर अपन कहें even the Greek poet Sophocles, even the Greek, बेटा यूनान के एक कवि हुए थे, उनका नाम था सोफोक्लीस. क्या था? सोफोक्लीस यूनान के कवि थे
और उन्होंने भी इस गीत को गाया, सेंग इट। कौन से गीत को गाया? इस गीत को कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, कि दुनिया में कष्ट भरे पड़े हैं, संकट ही संकट है, पीड़ा है। तो उन्होंने फुल ऑफ मिजरीज वाला जो सॉन्ग था, इस गीत को एक ग्रीक पोएट हुए थे, यूनान के कवि थे जिनका नाम सोफोक्लीज था बेटा, और सोफोक्लीज ने इस गीत को गाया, इसको बहुत बेहतर तरीके से बताया। अब उन्होंने कहा, आगे चल के उन्होंने इस दुनिया के कष्टों के बारे में क्या कहना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। इन ओल्डन टाइम्स पीपल लिव्ड विद एडेप्टेबिलिटी, लिव्ड विद कोऑपरेशन, they have the faith, they have the affection to each other। उन लोगों में प्रेम था, एक सामंजस्य की भावना हुआ करती थी। ओल्डन टाइम की बात करते हैं वो, पुराने ज़माने में लोग बहुत तारतम्य से रहा करते थे, लेकिन नाउ ऑल द डिग्निटीज हैज़ लॉस्ट, कि लेकिन अब मर्यादा जो है वो कैसी हो चुकी है, ख़त्म हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड फेथ एंड लव। देखो उन्होंने कहा इन ओल्डन टाइम मैन हैड फेथ एंड लव। लोगों में क्या थी बेटा? श्रद्धा थी। ओल्डन टाइम इस प्राचीन समय में लोगों में क्या हुआ करती थी? फेथ था, और क्या था? लव था। किसके प्रति? ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर, बट दे हैव नाउ लॉस्ट, बट दे हैव नाउ लॉस्ट। लेकिन ये जो चीजें हैं अब क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई हैं। देखो यूनान के एक पोएट हुआ करते थे सोफोक्लीज, उन्होंने इस बात को कहा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज एंड इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड फेथ एंड लव। लोगों में श्रद्धा थी, लोगों में प्रेम था एक दूसरे के प्रति, लेकिन बट दे हैव नाउ लॉस्ट। लेकिन अब वो जो लव एंड फेथ है, वो लव एंड फेथ जो है वो क्या हो गया है बेटा? लॉस्ट हो गया है। अब लव एंड फेथ जो था वो अब लोगों में से क्या हो गया है? जो है लॉस्ट हो गया है। एंड इंस्टीड फाइट विद ईच अदर, और इसके अलावा क्या करते हैं लोग? एंड इंस्टीड फाइट विद ईच अदर। देखो बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा था बेटा इंट्रोडक्शन टू द पोएम की, और पोएम के इंट्रोडक्शन में मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे कि इन दिस पोएम पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड फोकसेस ऑन द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। द ह्यूमन नेचर, देयर इज इन द ह्यूमन नेचर देयर इज नो अफेक्शन, देयर इज नो एडेप्टेबिलिटी, देयर इज नो कोऑपरेशन। कि मानव के स्वभाव में जो है अब इसने नहीं रहा, एक सहयोग की भावना नहीं रही। तो इस गीत को गाया था किसने? ये ग्रीक पोएट थे, ग्रीक यूनान के कवि हुआ करते थे बेटा, जिनका नाम था सोफोक्लीज। और इन सोफोक्लीज ने इस चीज को कहा कि इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड फेथ एंड लव, कि प्राचीन समय में लोगों में क्या हुआ करता था? फेथ था, उनमें क्या एक श्रद्धा थी और एक प्रेम था, एक दूसरे के प्रति बड़ा श्रद्धा और प्रेम का भाव हुआ करता था। बट दे हैव नाउ लॉस्ट एंड इंस्टीड फाइट विद ईच अदर। लेकिन अब वो जो लव एंड फेथ है वो अब क्या हो चुका है? लव और फेथ जो है लोगों में से खत्म हो गया है। और अब व्यक्ति जो है इसके अलावा, लव और फेथ के अलावा, वो क्या करते हैं? फाइट मीन्स झगड़े करते, लड़ते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ते हैं। तो ये सब क्या है? दीज आर द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इस दुनिया की क्या है बेटा? संकट हैं, पीड़ाएं हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करें तो कवि को जो है याद आती है कि when one night he stands near the coast of Dover। डोवर के समुद्री तट पर कवि जो है वह खड़ा होता है रात्रि के समय,
और जब समुद्र में जो टाइड होते हैं, स्ट्राइकिंग होती है टाइड की, ज्वार भाटा जब आता है तो वो समुद्र की जो वेव्स हैं दे स्ट्राइक द वॉल्स, उस दीवार से टकराती हैं, एंड टेक विद देयर पेबल्स एंड डस्ट, वो धूल के कणों को और कंकड़ों को अपने साथ, जब वो लहरें समुद्र से उठती हैं तो वो जाके और दीवार से टकराती हैं, और जब वापस वो लहरें जाती है तो अपने साथ उन कंकड़ों को खींच के, कंकड़ जो है उनको उनके साथ ड्रॉबैक होते हैं, जब वो ड्रॉबैक होते हैं पेबल्स वगैरह, तो उसमें से एक सरसराहट की आवाज़ आती है। तो फिर कभी उस दृश्य को देखता है तो वो कहता है कि ये जो सरसराहट की आवाज़ है, दीज आर द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, यही दुनिया के क्या है, कष्ट हैं। तो अपन अब बात करें तो पोइट जो है, द पोइट इज रिमाइंडेड ऑफ इट। आगे नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो उन्होंने कहा द पोइट इज रिमाइंडेड, कवि को ये बात याद आती है, किसकी याद करता है पोइट, कि रिमाइंडेड ऑफ इट बाय एबिंग, ऑफ इट बाय एबिंग, गिरने की आवाज आती है। एबिंग मीन्स होता है बेटा फॉल ऑन, गिरना। अब किसके गिरने की आवाज आती है कवि को, तो वो कहता है कि रिमाइंडेड एबिंग ऑफ द सी एट द डोवर बीच, एबिंग ऑफ द सी एट द डोवर बीच। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बीच क्या है, समुद्र के तट को कहा उसने, और डोवर के स्थान का नाम है, कि डोवर के पास जो समुद्र का तट था, उस समुद्र के तट को कभी देखता है और वो कहता है कि जब वेव्स ऑफ द सी, समुद्र की जो लहरें हैं, पोइट इज रिमाइंडेड, कभी याद करता है उनको, किसको, ऑफ इट बाय एबिंग मीन्स गिरने को, द सी, समुद्र की लहरें गिरती हैं, और कहाँ गिरती हैं बेटा समुद्र की लहरें, एट द डोवर बीच, डोवर बीच पर समुद्र की लहरें जब गिरती हैं तो उस दृश्य को कवि जो है क्या करता है, याद करता है। ठीक है, अब अपन बात करें कि कवि जो है इस दृश्य को कब देखता है, तो वन नाइट पोइट वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोवर बीच। वन नाइट अपन आगे कहें तो ये अपन कह सकते हैं कि वन नाइट पोइट वॉज स्टैंडिंग, वन नाइट पोइट वॉज स्टैंडिंग, की एक रात्रि को कवि जो है वो खड़ा था ऑन द डोवर बीच, स्टैंडिंग ऑन द डोवर बीच, समुद्र के तट पर कवि जो है खड़ा हो जाता है। अब जब वो समुद्र के तट पर खड़ा होता है तो देन सी द काम सी, देन सीज द काम सी, तो वो कहता है कि देन सीज, तो कवि देखता है किसको, द काम एंड सीरियस सी, उस शांत और गंभीर समुद्र को कवि जो है देखता है। समुद्र कैसा है, बिल्कुल काम है, और समुद्र पूरी तरह से कैसा है बेटा, जो है शांत है। तो उसमें जब वो देखता है उस शांत सी को, तो उस समय क्या होता है कि इन फुल टाइड एट द डोवर बीच, उस समय इन फुल टाइड ऑफ द डोवर बीच, समुद्र में उस समय पूरी तरह से क्या होता है, फुल टाइड मीन्स पूर्ण ज्वार भाटा आता है, एक पूरी तरह से उसमें ज्वर आता है समुद्र में, डोवर बीच पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा था, अब आगे जो कहानी चलेगी इस कविता में वो ये है कि वैन पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड वाज स्टैंड्स वन नाइट एट द डोवर बीच, ही सीज दैट द सी वाज फुल्ली कामनेस, काम, द सी इज इन काम एंड द सीरियस, कवि जो है पूरी तरह से कैसा था बेटा, शांत था, गम और बिल्कुल सीरियस था। और उस समय जब कवि शांत होता है तो उसमें क्या था, फुल टाइड ऑफ डोवर बीच, तो उस डोवर बीच में समुद्र का जो तट है उस पर एक जो है पूर्ण ज्वार भाटा आता है। अब आगे वो ये कहेगा कि जो ज्वार भाटा आता है तो वो तो वेव्स ऑफ द सी स्ट्राइक टू द वॉल्स एट द कोस्ट ऑफ डोवर बीच,
डोवर बीच के तट से वो उसकी लहरें टकराती हैं, एंड देन कम्स द पेबल्स विद इट्स, अपने साथ वो जो है कंकड़ों को लाती हैं, फिर वापस वो लहरें जाती हैं, तो उन कंकड़ों को खींचते जो सरसराहट की आवाज़ आती है, उस वो कह रहा है कि ये क्या है, दीज आर द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के कष्ट हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात कर रहे हैं इसमें। तो इसके बाद जो है जो फर्स्ट स्टेंजा आता है इस पोएम का, उस स्टेंजा में वो कहता है कि रॉयर ऑफ द एबिंग सी, वो रॉयर ऑफ द एबिंग सी को कहता है कि समुद्र का पानी जब गिरता है तो उसकी जो रॉयरिंग आती है, उसका जो आवाज़ आता है उस, और स्ट्राइक एट नोट ऑफ सैडनेस इन हिज माइंड, और जब वो समुद्र का पानी ऊपर उठता है और वो आगे टकराता है और वापस जाता है, तो उस समय जो शोर होता है, उस समय जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को वो कवि कहता है कि जब मैं इस स्वर को सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक उदासी उत्पन्न होती है, एक दुख उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपन आगे बात करें। तो मैं आपको बता रहा था कि इंट्रोडक्शन टू द पोएम में अपन बात कर रहे थे, इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड साहब जो हैं वो अपने मेलंकलिक कंडीशन को शो करते हैं व्हेन ही सीज और ही रिमाइंड्स द डोवर बीच। जब वो डोवर बीच को याद करता है तो उन्होंने कहा कि द वेव्स ऑफ द सी स्ट्राइक टू द कोस्ट ऑफ डोवर, समुद्र के तट से टकराती हैं, देन क्रिएट ए नॉइस एंड ए नोट, और एक स्वर उत्पन्न होता है। व्हेन पोएट हर्ड दिस नोट ही फील्स द सैडनेस इन हिज माइंड, तो कभी अपने मस्तिष्क में ये दुख महसूस करता है। तो अपन कहें कि इन सेकेंड स्टेंजा द रॉयर ऑफ, देखिए दूसरे पद में इसमें वो बात करेगा, इन सेकेंड स्टेंजा द रॉयर ऑफ सी, समुद्र का एक रॉयर होता है, रॉयर मीन्स शोर होता है, समुद्र के जब पानी टकराता है तो उसकी एक रॉयरिंग की आवाज़ आती है। रॉयर ऑफ द एबिंग सी, रॉयर ऑफ द एबिंग, गिरती हुई समुद्र की, रॉयर ऑफ द एबिंग सी, गिरते हुए समुद्र का पानी जब गिरता है, वो टकराता है उसकी लहरें और डोवर के बीच से, तो उस समय एक रॉयर होती है, एक आवाज़ आती है, और ये आवाज़ क्या क्रिएट करती है कि स्ट्राइक्स ए नोट ऑफ सैडनेस। उन्होंने कहा स्ट्राइक्स ए नोट ऑफ सैडनेस इन द माइंड ऑफ पोएट, कवि के मस्तिष्क में एक उदासी का भाव उत्पन्न होता है। व्हेन ही हर्ड द रॉयरिंग ऑफ द एबिंग सी, जब समुद्र के पानी की टकराहट की आवाज को सुनता है तो व्हेन ही फील्स द सैडनेस एंड मेलंकली कंडीशन इन हिज माइंड, इट्स ओके। तो ये बात उन्होंने सेकंड स्टेंजा में कही। और थर्ड स्टेंजा ही सेज, इन थर्ड स्टेंजा पोएट सेज, और तीसरे पद में जो है कवि वो क्या कहते हैं, दैट सोफोक्लीज वाज रिमाइंडेड ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट सोफोक्लीज वाज रिमाइंडेड ऑफ ह्यूमन नेचर, जो मानवीय प्रकृति है, मानव का जो स्वभाव है, उस मानवीय प्रकृति की जो ग्रीक पोएट सोफोक्लीज थे, उस ग्रीक पोएट सोफोक्लीज को मानवीय प्रकृति की याद आती है, और मानवीय प्रकृति को उन्होंने रिमाइंड किया, और ह्यूमन नेचर और ह्यूमन मिजरीज, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन मिजरीज, मानवीय जो कष्ट है, मानवीय जो नेचर है, उसकी जो ग्रीक पोएट थे सोफोक्लीज, उनको इसकी रिमाइंडेड मीन्स याद आती है। एज ही हर्ड द रॉयर ऑफ द सी वेव, कब, एज ही हर्ड द
roar of the sea wave, समुद्र की लहरों की टकराने की आवाज को जैसे ही ये ग्रीक पोइट सोफोक्लिस सुनते हैं तो इनको ह्यूमन नेचर के जो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन मिजरीज है उसकी इनको जो है याद आती है। और वो सी वेव्स को कहाँ देखता है? सी वेव्स को वो देखता है एट द ग्रीक कोस्ट। सी वेव्स एट द ग्रीक कोस्ट, यूनान के समुद्री तट पर जब समुद्र की लहरों को ग्रीक पोइट सोफोक्लिस देखता है तो उसे रिमाइंड मीस याद आती है। बेटा क्या आती है? उसे रिमाइंड मीस याद आती है। किसकी याद आती है? ह्यूमन नेचर की याद आती है और ह्यूमन मिजरीज की वो याद करता है। उसे मानव के दुखों की याद आती है। व्हेन ही सीज द स्ट्राइक वेव्स ऑफ द सी एट द कोस्ट ऑफ ग्रीक, यूनान के समुद्री तट पर कवि जो है उनको देखता है तो उसे मानवीय दुखों की याद आती है। और फोर्थ स्टेंजा वो बात करता है दैट वंस द सी ऑफ फेथ ग्रिल्ड दिस अर्थ। इन फोर्थ स्टेंजा, इन फोर्थ स्टेंजा पोइट सेज, चौथे पद में कवि क्या कहता है? सेज दैट वंस द सी ऑफ फेथ, वंस द सी ऑफ फेथ ग्रिल्ड, सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ कहते हैं समुद्र की जो श्रद्धा है वो ग्रिल्ड मीन्स घिरे हुए है। किसको? सी ऑफ फेथ ग्रिल्ड विद अर्थ, विद अर्थ। तो उसने कहा कि एक बार कवि ने ये कहा कि जो है वंस द सी ऑफ फेथ, कि समुद्र की जो श्रद्धा, फेथ का मतलब यहां बेटा श्रद्धा को कहते हैं, विश्वास जिसे कहते हैं। तो इन फोर्थ स्टेंजा चौथे पद में कवि जो है वो कहते हैं कि वंस द सी ऑफ फेथ, कि समुद्र की जो श्रद्धा है वो गिल्ड मीन्स घेरे हुए है। किसको घेरे हुए? विद अर्थ, विद दिस अर्थ करेंगे इसको, विद दिस अर्थ, कि पृथ्वी को जो है ग्रिल्ड मीन्स घेरे हुए है। कौन घेरे हुए है? द सी ऑफ फेथ, समुद्र की जो श्रद्धा है वो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। मीन्स इट मीन्स वी कैन से, और पोइट ऑल्सो वांट टू से दैट द फेथ ऑफ द सी ग्रिल्ड सराउंडेड द अर्थ, कि समुद्र की एक ऐसी, समुद्र के अंदर एक ऐसा विश्वास है, ऐसी श्रद्धा है कि वो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। एंड व्हेन द स्ट्राइक्स, when the waves strikes to the coast of the sea, then create a notes and sound, poet feel the sadness and melancholy in his mind, कभी अपने मन में जो है उदास होता है। और इन लास्ट स्टेंजा में वो पोइट जो है वो कहता है, वो हमको बताता है कि टू लव ईच अदर एज दिस वर्ल्ड इज रियली ए जॉयस प्लेस। तो उसने कहा कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये एक बहुत ही आनंददायी स्थान है। तो इन लास्ट स्टेंजा ही आस्क अस, इन लास्ट स्टेंजा पोइट आस्क्स अस, कवि हमको कहता है, क्या कहता है? टू लव ईच अदर, टू लव ईच अदर, कि हमें एक दूसरे के प्रति क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। एज दिस वर्ल्ड इज रियली ए, क्योंकि एज दिस वर्ल्ड इज रियली ए joyless place, as this world is really a joyless place। देखिए in the last stanza of this poem, poet
मैथ्यू आर्नोल्ड सेज दैट देयर इज ए ग्रेट नेसेसिटी ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन। एक अंतरावलोकन करने की बहुत जरूरत है लोगों में, इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है। और उन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन क्यों करना चाहिए, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन करने से व्यक्ति क्या करता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकता है अमंग द ह्यूमन बीइंग, कि एक पारस्परिक समझ को विकसित करना होगा आदमी ह्यूमन बीइंग के मध्य में। जो मानव प्राणी है उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की बहुत जरूरत है। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि लोगों को यही पता नहीं है कि ये दुनिया क्या है। और स्टूडेंट्स, यू नो वेल दिस वर्ल्ड नाउ वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड इज मोर्टल। ये दुनिया कैसी है, नश्वर संसार है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो वन एल्स हु इज हैप्पी, हु इज लिव इन हैप्पीनेस एंड जॉय और गेटिंग द प्लेजर्स। दुनिया में कोई नहीं जो खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि दिस इज द मोर्टल वर्ल्ड, नश्वर संसार है। सो इन लास्ट स्टेंजा पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड सेज, पोइट आस्क अस, कवि हमें ये बताता है, अंतिम पद में ये बताता है कि टू लव ईच अदर, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना से रहो, प्रेम करो, एज दिस वर्ल्ड इज रियली, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जो है, ये पृथ्वी जो है वास्तव में एक जॉयलेस प्लेस है। यहाँ आनंद या खुशी प्राप्त होने वाली नहीं है। देयर आर द मिजरीज, देयर आर द ग्रीफ, सॉरो, सफरिंग्स फुल्ली देयर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोएम डॉवर बीच कंपोज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू द पोएम में बताया और इससे आगे कल अपन पोएम की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स ए लॉट।